नमस्कार, बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कल्याणपुर में है और कल्याणपुर विधानसभा के जन सुराज के भावी प्रत्याशी सुबोध कुमार तिवारी जी हैं और साथ ही साथ जन सुराज के प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य भी हैं और हम इनसे बात करेंगे जन सुराज को नीतियों को लेकर और कल्याणपुर विधानसभा को लेकर। प्रशांत किशोर जी ने तमाम बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उन बातों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर जी के विजन को लेकर। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमको आप 10 साल दीजिएगा, अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो हम बिहार को अगले 10 सालों में अग्रणी राज्य में खड़ा करेंगे। सर, ये कैसे संभव है सर? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो भी बातें कही है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से या मंच पर भी, तो उनके हर बात के पीछे लॉजिक है और हर बात के पीछे स्ट्रेटेजी है। जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया कि 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। अब मैं जो भी उत्तर दे रहा हूं वो प्रशांत जी की ही बात कर रहा हूं और उन्होंने बड़े साधारण तरीके से समझाया है कि पूंजी का पलायन रोकेंगे और जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा और जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकेगा और जब ये तीनों का पलायन रुक जाएगा तो विकास अपने आप होना शुरू हो जाएगा और हम निश्चित रूप से भारत के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे। अभी देखा जा रहा है कि अभी होली बीता है, होली के बाद तमाम ट्रेनें दिल्ली, बंबई, जहां बाहर जाने वाली ट्रेनों में ठूस भी है और लोग फिर से पलायन कर रहे हैं। तो जो प्रशांत किशोर कहते हैं हम रोजगार भी देंगे और पलायन भी रोकेंगे, कैसे रोकेंगे सर? देखिए, आप बातों को परत दर परत समझिए। ये 3 चीजों का पलायन है, सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है। आप इसको पकड़िए, पूंजी का पलायन है। अब पूंजी का पलायन कैसे है? अगर आप पत्रकार हैं इस बात को समझते होंगे, सीडी रेशियो। अगर सीडी रेशियो नहीं समझते हैं तो नट सेल में इतना समझाऊंगा कि बिहार के गरीब आदमी अपना पेट काटकर जो बैंकों में पैसा जमा करता है उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार के दूसरे प्रदेश में चला जाता है, लोगों को रोजगार करने के लिए लोन के रूप में मुहैया कराया जाता है, जो हमारे यहाँ करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये हमारे यहाँ से पूंजी का पलायन है। प्रशांत जी कहते हैं कि जब हम पूंजी का पलायन रोक देंगे तो पूंजी जब हमारे हाथ में होगा और सरकार ऐसी नीति बनाएगी कि लोगों को रोजगार करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराया जाए, तो जब आप छोटे बड़े रोजगार, उद्योग धंधे, व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से जो श्रमिक है, जो काम करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, वो जाना बंद करके यहीं पे करेंगे। क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अपने माँ बाप, घर परिवार, गांव समाज को छोड़ करके 1000 किलोमीटर दूर जाएं। 10 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, सुबह से रात तक मजदूरी कर रहे हैं, थक के आए, मतलब किसी से न फैमिली, न परिवार, न बीवी, न बच्चा, न माँ, न बाप, और उसी को साफ करेंगे, रात को 8 बंदे सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के नौकरी पे चले जाएंगे। क्यों 10 बंदे सो जाते हैं? कि अगर एक कमरे का किराया 10,000 रुपया है, 8,000 रुपया है, तो 10 लोग सोएंगे तो उनको 1,000 रुपये पड़ेगा। महंगा नहीं, पर सस्ता पड़ेगा। और कोई नहीं चाहता ऐसी जिंदगी को जीना, मजबूरी में लोग ऐसी जिंदगी को जी रहा है। तो श्रम के पलायन को आप तभी रोक पाएंगे जब बुद्धि और पूंजी के पलायन को रोकेंगे। और निश्चित रूप से जन सुराज की सरकार आएगी तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे, तो ये बाकी पलायन अपने आप ही रुक जाएगा। एक और LCT घाट पे सत्याग्रह आश्रम में वहाँ पे युवाओं को सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाया जाता है इसकी मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें रहने खाने की व्यवस्था है। और यहाँ से मैंने यहाँ तक सुना, मेरे कोई जन सुराज के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि कोई यहाँ से जाता है तो उसको जाने आने का किराया तक जन सुराज प्रोवाइड करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि अगर ये लड़के सीख जाएंगे तो घर में बैठ करके जो फालतू की चीज़ों सोशल मीडिया पे अपनी एंगेजमेंट रखते हैं वो कुछ क्रिएटिव चीज़ों में रखेंगे तो उनको घर में 5,000, 10,000, 15,000 आ जाएगा। अब सवाल रहेगा आपसे, प्रशांत जी कहते हैं कि हम 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मीडिया में खबरें चलती रहती है कि वो AIM से गठबंधन करेंगे, कभी मुकेश सहनी से गठबंधन करेंगे, कभी चिराग पासवान से गठबंधन करेंगे और भाजपा का B टीम होने का भी आरोप लगता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है
एक कहावत है, गाना आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है गाना। इन सारी चीजों पे प्रतिक्रिया अगर मैं देने लग जाऊं एक एक करके, कि कौन क्या कहता है, किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है। किशोर जी ने एक बार नहीं कई बार मीडिया के सामने और मंच पर लोगों के सामने इस बात की घोषणा उन्होंने की है कि सिर्फ 2025 में नहीं, आज ही बोला कि उसके आगे आने वाले चुनाव में भी 243 मतलब 243, किसी से कोई समझौता करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे सरकार भी बनाएंगे। तो फिर भाजपा पर हमला आपका सॉफ्ट रहता है, तेजस्वी पर हमला टाइट रहता है आपके पार्टी का और आपके जनसुराज का। नहीं, आप इसको समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। भाजपा पे हमला सॉफ्ट नहीं रहता, हमला रहता है लालू यादव पे और नीतीश कुमार पे सबसे ज्यादा। क्यों रहता है कि पिछले 35 वर्षों में इन दो लोगों के हाथ में सत्ता रहा। और अगर बीजेपी रही है, सुनिए 20 सालों से, सुनिए अगर आप गौर से प्रशांत जी की बातों को सुनेंगे तो उन्होंने ये बात सैकड़ों बार उन्होंने कहा है कि बिहार की दुर्दशा के लिए जितना जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेवार है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी भी जिम्मेवार है। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सारी नीतियों को ताक पर रख के लालू जी से हाथ मिला लिया कि कुछ सांसद हमें बिहार से मिल जाएंगे, तो दिल्ली में मनमोहन सिंह का सरकार बन गया, लालू जी जैसे आरोपी व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया। और वही काम बीजेपी कर रही है कि चलो भाई बिहार का विकास हो चाहे नहीं हो, भाड़ में जाए। नीतीश कुमार जो फिजिकली और मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हमको क्या है, हमें तो दिल्ली में सरकार बना के रखनी है, प्रधानमंत्री बन के रहना है, कुछ सांसद चाहिए। आएंगे नीतीश कुमार के मुद्दे पर। अभी थोड़ा सा एक और सवाल लेना चाहेंगे आपसे, जो दर्शक देख रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके से अपने बातों को रखा है। देखिए प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी मुसलमान और यादव मिलाकर बिहार में 27% लगभग सबसे बड़ी आबादी, और ये दोनों कोर वोटर महागठबंधन के माने जाते हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज करिएगा? अरे सर, माने जाते हैं, माना जाना और बात है और वास्तव में होना और बात है। आप पत्रकार हैं, वोट करते हैं, सुनिए, हाँ सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में जाते होंगे, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक प्रशांत जी का सिपाही हूँ, मैं भी क्षेत्र में जाता हूँ और मैं जहां तक समझा हूँ, कितना सच समझा हूँ और कितना गलत समझा हूँ ये आप ज्यादा बेहतर जज करेंगे। मैं समझा हूँ कि लोग विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से भाजपा को वोट करते हैं। विकल्प बनने के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से? बन चुके हैं। अच्छा, पूरी तरह बन चुके हैं। लोग परेशान है, बेचैन है। अच्छा, मैं भाजपा के वोटर से पूछा, लोगों से, कि मोदी जी आए और हमसे वादा किए कि मोतिहारी में चीनी मिल बनेगा 2014 में। अच्छा, और चीनी मिल नहीं बना, फिर भी आप लोग 2019 में क्यों वोट दिए भाजपा को? तो लोग मुझे जवाब देते हैं कि क्या करते साहब, भाजपा को नहीं वोट देते तो लालू की पार्टी जीत जाती। अच्छा, तो भाजपा कितना खराब है तो लालू से बढ़िया है। अच्छा, अब मतलब क्या है? यानी आप नहीं, भाजपा और लालू से बेहतर है क्या? सुनिए मतलब मेरी पूरी बात करने दीजिए उदय जी, मेरी पूरी बात करने दीजिए। मतलब स्पष्ट है कि लोगों के से जो वादा मोदी जी ने किया था, जब वो वादा पूरा नहीं हुआ तो लोग उससे क्षुब्ध थे, लोग उनके खिलाफ वोट करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने सोचा भैया अब करूं क्या, अगर नहीं इसको करूंगा तो लालू आ जाएंगे। अच्छा, तो डर बैठा हुआ मन में। आज लोगों के सामने विकल्प है, बोलते हैं आज लालू का भी विकल्प है, आज भाजपा का भी विकल्प है, वो तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर जी है, जनसुराज है, झोली भर भर के वोट। तो 2025 के बिहार विधानसभा में आपकी सरकार बन रही है, और स्पष्ट शब्दों में दर्शकों को बताइए कितने सीटें आएंगे आपको? देखिए ऐसा है, जब भी आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछेंगे तो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कुछ ऐसी बात करता है कि मेरी सरकार बन रही है। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, तो मैं इस पे ऐसे फील्ड में सुनिए मैं इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दूंगा। हमारी लड़ाई ये है कि हर जगह पे जहां लोग विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से राजद को, राजद के डर से भाजपा को वोट करते आए हैं, उनको हम सही लोग सही सोच के साथ सही कैंडिडेट दें और सामूहिक प्रयास से सही व्यक्ति को लेकर के हम सदन तक, विधानसभा तक पहुंचे
और हम सरकार बनाने का प्रयास करें। अब ये बात अगले 6 महीने में हम जनता को कितना समझा पाते हैं और कितनी जनता हमको वोट करती है, मेरा अनुमान है कि हम सरकार बनाने वाले हैं। सरकार बना रहे हैं। हाँ, सरकार बना बिहार विधानसभा मेरा अनुमान है कि हम सरकार बनाने वाले हैं 2025 में। अच्छा, जनता उब चुकी है। प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर में हम शराबबंदी खोल देंगे। कहते हैं ना प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक। क्या आपके हिसाब से शराबबंदी नीतीश कुमार की गलत है? 200% गलत है। साबित करिए, बताइए क्यों गलत है। कुछ ना थॉट होगा ना आपके पास। 1000 चीजें हैं जो रोज आप देख रहे होंगे। 2-4 मुद्दे पे इसको समझिएगा। पहला मुद्दा ये है, शराबबंदी से किसका भला हुआ? देश में या प्रदेश में कोई भी सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो कानून बनाने के पीछे कारण रहता है जनता का भला हो। नीतीश कुमार जी ने क्या सोचकर कानून बनाया और उनके लोगों ने, उनके सलाहकारों ने उनको क्या सलाह दिया, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसका जो फल आया समाज में, वो फल ये निकल करके आया कि जो गरीब आदमी 100 रुपए का शराब पीता था किसी कंपनी का, वो आज 200 रुपए देता है और जहरीला शराब पीता है। जिससे लोग मर रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के फायदे भी तो हुए थे ना। सुनिए, चौक चौराहा पर मारा मारी, लाता लाती देखने को मिलता था, वो तो बंद है ना। सुनिए, मारा मारी, अभी मैं 2-4 इसके नुकसान बता दूं, फिर आप फायदे बताइएगा, उसमें बात कर लेंगे। जी ठीक है। दूसरा नुकसान है कि बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू लॉस हो जाए, अगर शराबबंदी लागू हो जाता और तो रेवेन्यू लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराबबंदी लागू ही नहीं हुआ क्योंकि ये लागू हो नहीं सकता। इसमें हुआ क्या क्या है, पुलिस महकमे के लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, शराब माफिया जो लोग इसका रोजगार करते हैं, गांव-गांव के बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ रोजगार करते हैं, उनको आपने शराब का दलाल बना के रख दिया है। बाहर के बड़े बड़े शहरों में स्विगी और जोमेटो फूड का डिलीवरी करता है। आज गांव-गांव में 18-18, 17-17, 20-20 साल के लड़के मोटरसाइकिल पे शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। और आप कोई गांव बता दीजिए बिहार का जो अछूता हो। और ये बात नीतीश कुमार जी को भी मालूम है, ये बात पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्ट है और सबकी कमाई है, सब लोगों के लिए रोजगार का साधन है। गरीब जनता मर रहा है, पैसे वाले 4 गुना पैसे में खरीद के पी रहे हैं, गरीब आदमी नकली पी रहा है। 1 दिन की भी शराबबंदी नहीं हुई है, लोग जेल जा रहे हैं और माफिया लोग अपना घर भर रहे हैं। सुनिए, आपने बोला फायदा हुआ कि चौक चौराहा पे दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं, यानी मारपीट नहीं हो रहा है। इसमें कमी जरूर आई है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके कितने फायदे और कितने नुकसान हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। शराब की नीति में समस्या है। अगर आप शराब नीति में ये डाल दें, पुलिस वाले को कानून बनाकर दे दें कि शराब तो पिएंगे, लेकिन शराब पी करके आप चौक चौराहे पर घूम नहीं सकते, तो दंगा फसाद लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे। तो ये तो नीति सरकार को बनानी पड़ेगी ना। इसका समाधान शराबबंदी है ही नहीं, तो एकदम बकवास कानून है। इसको तो 1 घंटे में निकाल के फेंक देना चाहिए। और आप अब सुन भी रहे होंगे कि विधानसभा में भी लोग अब इस बात के ऊपर उठा रहे हैं। और मुझे इस बात का डर है, मतलब डर क्या, आशंका है कि हमने जो जो कहा हुआ है जनता के लिए, तो जन सुराज का डर इतना ज्यादा दोनों दलों में हो गया है, मतलब भाजपा गठबंधन में और राजद गठबंधन में, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे कुछ बात को वो चुनाव से पहले मान भी लें। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है कि शराबबंदी को पहले खोल दें। हमने बोला 2,000 रुपया पेंशन, और ये उसको अब देखे तेजस्वी जी की कैसे काउंटर करें, तो बिना किसी गणित के, बिना किसी हिसाब किताब के बोला 2,500 रुपया माई बहन योजना चलाएंगे। क्या वो तो महिला वोटर तो नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती है ना, फिर आप उसको कैसे अपने पक्ष में करिएगा? क्योंकि महिला अधिकांश वोटर आपने देखे होइएगा, शराबबंदी हो या अन्य मुद्दे हो, जो भी मुद्दे रहे हो सरकार के, लेकिन महिला वोटर नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती है। अगर महिला वोटर अपने पक्ष में कैसे? सुनिए, पहले तो मैं आपके साथ
आपके बात को खंडन करूंगा। आप कह रहे हैं कि महिला वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में मानी जाती है। हाँ, जब अगर बिहार की 50% महिला वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में होती तो 50% सीटें मिलनी चाहिए। सीटें कितनी है उनकी विधानसभा में टोटल? तो चिराग नहीं सुनिए, नहीं मैं मेरे सवाल का सीटों पर नहीं, आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि 4 लोग सवाल पूछना मेरा काम है। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में जितने लोग रह रहे हैं उसमें 50% लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, 50% एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं कह रहा हूं 50% जो महिलाएं हैं मुझे पसंद करती है, मुझे वोट करती है, तो बाकी 4 लोग उसी 50% में वोट काटेंगे ना, तो जीतना तो मेरा लाजमी है। अच्छा। तो इस हिसाब से तो सारे सीट पे नीतीश कुमार को जीत जाना चाहिए था। फिर अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट देख करके हरवा दिया। इसका मतलब आप खुद ही अपने बात को से पलट रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी उनके वोट को काट लिया। पासवान ने खड़ा किया था नहीं, तो आप ये कैसे कहते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती है? वोट करती है शराबबंदी के नाम पर। अरे तो सीट क्यों नहीं आया उतनी? चिराग पासवान खड़े हो गए, इसका मतलब महिला चिराग पासवान को वोट कर दिया। हो सकता है। आप 50% महिलाएं हैं, अगर 50% महिलाएं वोट कर दे, आधी आबादी है, तो कोई हार सकता है? टोटल वोट का प्रतिशत जेडीयू को निकाल लीजिए। है कि महिला वोट नीतीश कुमार के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हर दल को हर जगह वोट है। अच्छा। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। अच्छा। उसके कई अलग अलग मुद्दे हैं जिस पे आप विस्तार से करिएगा। अगर आप अपने इस वीडियो को बहुत लंबा बनाना चाहते हैं तो मुझसे 2 घंटे का इंटरव्यू लीजिए, मुझसे 4 घंटे का इंटरव्यू लीजिए। मैं आपके हर सवाल को एकदम तह तक जाकर जवाब दूंगा। तो हम एक और सवाल जानना चाहेंगे अंत में। नीतीश कुमार, अभी राष्ट्रगान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार, तो उनकी कुछ अलग एक्टिविटी देखी गई और तमाम पार्टियां ने उन पर हमला शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बीमार मुख्यमंत्री हैं, खटारा मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं कह रहा, नेता प्रतिपक्ष जो आपके पार्टी को या जो इस पार्टी को, उन पर आरोप लगा, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो मैं किसी भी अपशब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं करूंगा। लेकिन एक बात उदय जी आपको समझना पड़ेगा, दर्शकों को समझाइए। हाँ, नहीं, दर्शकों को समझाइए। हमको एक बात आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, अपने सभी भाइयों बहनों से, कि जब इंसान को कोई बीमारी होता है ना, तो उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ मानसिक बीमारियों का जो उम्र के साथ जो कुछ मानसिक बीमारियों का जो लक्षण है, वो कई जगह पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहेवियर से दिखा है। अच्छा। तो मैं क्या, कोई भी आदमी कहेगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि अगर मानसिक स्वस्थ होते तो राष्ट्रगान के बीच में अपने साथ किसी खड़े, मुझे नहीं पता कोई अधिकारी थे या कौन थे, कोई सज्जन उनके साथ खड़े थे जिनके साथ उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की। मतलब उस तरीके का उन्होंने अपना एक व्यवहार दिखाया जो एक स्वस्थ दिमाग के कोई भी व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा नहीं भी हो, तो ऐसा नहीं करता हमारे देश में। तो आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप तो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले आप बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, आपको बड़ी प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि मेरा शरीर तो अभी ठीक है, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उम्र के साथ तो काम करना बंद करेगा ही। मान लीजिए और रिजाइन करिए, मैं तो यही कहूँगा, और नए लोगों को मौका दीजिए जिनका दिमाग स्वस्थ है। जाते जाते अंतिम सवाल, कल्याणपुर विधानसभा की आपकी तैयारी कैसी है? क्या कि तमाम सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्मों पर पोस्टरों से आपने कल्याणपुर को पाट दिया है, और हमने देखा है कि भावी प्रत्याशियों की सूची में आपके नाम आगे चल रहे हैं। तो अगर कल्याणपुर, अगर की जनता आपको मौका देती है और जन स्वराज पार्टी मौका देती है, तो आप किस तरह कल्याणपुर को आगे करेंगे? देखिए, मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे भाषण हैं या इंटरव्यू हैं, सब में ना एक बात मैं बहुत प्रमुखता से और बड़े जोर दे करके कहता हूँ कि मेरी लड़ाई सिर्फ एक चीज़ की है, सरकार का 1 रुपया जिस काम के लिए यहाँ आया है वो 1 रुपया उस काम में जाए।
उसमें से कोई मुखिया, उसमें से कोई विधायक, उसमें से कोई सीईओ, उसमें से कोई बीडीओ, इसमें से कोई पैक्स अध्यक्ष, उसमें से कोई पंचायत समिति, उसमें से कोई भी व्यक्ति जनता का हक ना मारे। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है। आप शायद मोटे तौर पे समझ गए होंगे। मैं कोई मुख्यमंत्री अपने आप को पेश तो कर नहीं रहा हूं कि मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें करूंगा, ये बदल दूंगा, ये बदल दूंगा, ये बदल दूंगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर करूंगा कि हमारा कोई भाई जिसको इंदिरा आवास में नाम जुड़वाना है, उसके लिए अगर कोई पैसा मांगता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसके लड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। मैं चाहे धरना पे बैठ जाऊं, चाहे मैं लोगों को इकट्ठा करूं, चाहे मैं कोर्ट में जाऊं, चाहे मैं जो करूंगा उसको रोकने के लिए। मेरे में जितनी शक्ति, बुद्धि, क्षमता होगी वो सारा लगाऊंगा इस चीज को रोकने के लिए। मुझे नहीं मालूम, मैं भगवान नहीं हूं कि इसके लिए मैं जानता हूं मुझे बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। जब आपके समाज में एक बड़ा वर्ग, बहुत सारे लोग चोरी में इन्वॉल्व हैं, आप सबको रोकिएगा तो आप सबके आंख की किरकिरी बन जाएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ लोगों के आंख की किरकिरी बनूंगा तो बनूंगा, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के जनता को जो बेवकूफ़ समझ करके इन लोगों ने ठगने की कोशिश किया है, उसको जरूर रोकने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ थे जन सुराज के कल्याणपुर के भावी प्रत्याशी, और इन्होंने जन सुराज की बातों को लेकर तमाम बातें और विजन को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सेवा के भावना से आया हूँ और सेवा करूँगा। एक मौका आप जन सुराज को जरूर दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।